So hello friends, welcome to our channel इकोनॉमिक्स ब्यूरो। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर 5 ईयर प्लान्स कवर करे थे, आपको जो इंट्रोड्यूस करके दिखाया था, उसी के अंदर 5 ईयर प्लानिंग की कुछ अचीवमेंट्स और कुछ फेलियर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1990। अब ये जो हमारी प्लानिंग थी वो 2 फेजेस में काम करके थी। 1990 तक 2 फेजेस थे। सबसे पहला फेज जहाँ ये जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्रॉम 1951 टू 1965, जिसमें आपके पास लगभग 3 5 ईयर प्लान आ चुके थे। पहले 3 5 ईयर प्लान आप लोग कवर कर चुके थे, 15 ईयर्स के ऊपर बात चल रही थी। तो हम स्टार्टअप लेते हैं फर्स्ट फेज के साथ, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एक चीज क्लियर कर दे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो पहला फेज था उसको हमने जो नाम दिया था वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ही दिया था। रीजन बीइंग, इन 15 सालों में हमारा जो मेन मोटिव था वो था इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, हमें इंडस्ट्रीज को ग्रो करना था। जो हम हमेशा से एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज पे हमें शिफ्ट करना था। तो किस तरीके से प्लानिंग की गई उसको शिफ्ट करने के लिए और किन किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ गया। एंड इसी वजह से इस फेज का एक और नाम है जो मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, कि हमें डेवलपमेंट करनी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हुए करनी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शॉर्टकट्स आपको दिए हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक रहा था, इस प्लान को हमने नाम दिया था सबसे पहला जो बना हुआ दैट इज द रिपेयर प्लान। रिपेयर प्लान ऐसा क्यों कहा गया था? रिपेयर, ये एक मॉडेस्ट प्लान था जिसका मेन टारगेट था हमारी इकोनॉमी में जितने पिछले जो इंडियन इकोनॉमी थे पिछले कुछ सालों में नुकसान हुए थे उनको। कैसा नुकसान हुआ था? 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ था जिसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा जो अच्छी एरिया था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अब वहां से हमें एग्रीकल्चर का लॉस हुआ था, जो सबसे ज्यादा इरिगेटेड पार्ट था, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट था, अब उसका एक नुकसान हुआ। हमें जस्ट आजादी से पहले फेमाइंस का सामना करना पड़ा, सूखा पड़ गया था, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड भी काफी दिक्कतें आई थी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफी नुकसान हुआ था। तो ये कुछ ऐसे नुकसानों की वजह से तो दिक्कतें आई थी। बंगाल फेमाइन की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस वजह से पहले प्लान में हमारा टारगेट था टू रिपेयर द थिंग्स, मतलब इंडियन इकोनॉमी को आगे ग्रोथ के लिए हमें तैयार करना है, रिपेयर करना है। और इसीलिए इस मॉडल, ये जो मैंने आपको नाम लेकर बताया था, दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ये एक डेवलपमेंट मॉडल था हमारा जो कि खास कहां से लिया गया था? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का दैट इज हैरेड डोमर। तो इसलिए इस मॉडल को हम हैरेड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, हैरेड डोमर मॉडल फ्रॉम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये नाम दिया गया था। तो रीजन भी कि अब हमें डेवलपमेंट करनी थी, उसके लिए हमें अपने भारत देश को तैयार करना था। वी हैव टू मेक रेडी आवर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो। तो इसके लिए हमने टारगेट सेट करा था इनिशियल स्टेज में जस्ट 2.1%, जस्ट 2.1%। और हम लोग अपनी पावर जानते थे कि हम हमेशा से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रह चुके हैं। मोर देन 75% ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने टॉप प्रायोरिटी किसको दी? एग्रीकल्चरल सेक्टर को। और इन सब की वजह से हमें मोर देन द टारगेट अचीवमेंट मिले, दैट इज 3.6% पर एनम की ग्रोथ रेट से हमारी नेशनल इनकम बढ़ी। तो इट वॉज अ गुड अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट। तो हमें ये लगने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि हमें बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली, फ्रॉम 2.1 टारगेट करी और मिल गई 3.6%। हमारा 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, वी वर हैप्पी, बहुत बढ़िया चला। अब आ गए हम सेकंड 5 ईयर प्लान पे। अब कुछ डिफरेंट होने वाला है, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 पर आया। अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है जो एनसीईआरटी सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस, एनसीईआरटी में अलग से बॉक्स में ये नाम आपको मिल जाएगा, अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी रही थी इसको हमने महालानोबिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से जाना। रीजन भी कि ये सेकंड 5 ईयर प्लान को फ्रेम करने वाले पीसी महालानोबिस थे। इन्होंने जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तैयार है दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर काम करा। उन्होंने मेन जो टारगेट, मेन जो एम्फोसिस दिया वो ये दिया था कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अब हमें डोमेस्टिकली गुड्स
प्रोड्यूस करने हैं और वहीं से हमारी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो हमें दूसरे देशों पर, दूसरी इकोनॉमीज पर डिपेंडेंट नहीं होना। इसके लिए उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का स्टार्टअप लिया पीसी महालानोबिस ने। और ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी ये 3 बातों पर निर्भर थी। तो 1, 2, 3 बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड ग्रोथ वाज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, दैट इज he gave that the development of a sound base, मतलब इकोनॉमी में हमें एक अच्छा ऐसा बेस तैयार करना है so that कि इकोनॉमी उसके ऊपर काम कर सके। यहां पर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हमें तैयार करना है। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी सेक्टर या कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है? साउंड बेस की बात निकल कर आती है। अब साउंड बेस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश में, किसी सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ साउंड बेस। उसके बाद हाई प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हाई प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है, मतलब अब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर किसको अहमियत देनी है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को अहमियत देनी है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को अहमियत देने का मतलब है कि हमें एग्रीकल्चर से छोड़कर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर आना है। अब जब एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर आएंगे तो पैसा कौन लगाएगा? अभी हमें सिर्फ गिनती के 10 साल, 7-8 साल ही हुए थे कि हमें आजादी मिली थी। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई पैसा लगाने को नहीं तैयार है। सरकार ठीक है साउंड बेस की बात करे लेकिन पैसा कहां से आए? दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर को भी ये चीज बोली गई थी कि आपको कौन से गुड्स पर अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, दैट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप कैपिटल गुड, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी पावर प्रोजेक्ट्स, ये वो इंडस्ट्रीज है जिसकी मदद से, जिसकी डेवलपमेंट से ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाएंगी। इसीलिए महालानोबिस ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते समय 3 प्रायोरिटीज दी, दैट इज साउंड बेस शुड बी डेवलप्ड इन एन इकोनॉमी विद ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सेकेंड, मोर एंड हाई प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो, वहां पैसा लगाओ। और उसमें भी उन्होंने बोला डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो यहां से जो बात निकल कर आई वो ये निकल आई कि अब हम लोग हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज की तरफ मुड़ चुके थे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टिस्को तो पहले से था, उसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकल कर आई। और दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है और उसको पता है कि हमारे देश के अंदर अभी ज्यादा दम नहीं है, तो वो क्यों पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को ये रोल असाइन किया गया कि यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और यहां से पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और टारगेट जो हमने लगाया वो लगाया था 4.6% का, 4.5% का, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए। जस्ट 4% रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ही हम कर पाए थे। अब इस वजह से कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई। वो प्रॉब्लम अब क्या होगी? रीजन भी, अब हम एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज की तरफ आ चुके थे, तो अब हमारे देश को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना, सबसे पहले दैट इज फूड शॉर्टेज। हमारे पास इतना भी एग्रीकल्चर में दम नहीं था कि थोड़ा सा हमने ध्यान अपना हटाया और इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए तो फूड शॉर्टेज हो गई। अब हमारे पास इतना भी फूड ग्रेन्स नहीं थे कि अपने देश के लोगों को 2 समय का भरपेट खाना दे सके। और क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दिस लेड टू प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि मोर देन 75% लोग एग्रीकल्चर पे थे और एग्रीकल्चर डेवलप नहीं करी, दिस लेड टू व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं करी थी कि वो इतने ज्यादा लेबर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो लेड टू व्हाट? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम्स वहीं से शुरुआत हो गई। अब रीजन में अब हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं, अब कहां से लेकर आएंगे? अगेन इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। अब इंपोर्ट स्टार्ट होते ही लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम। रीजन में हमारा एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही हम फॉरेन एक्सचेंज कमा पाते हैं। वी एबल टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज ओनली थ्रू एक्सपोर्ट्स, बट वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग, नॉट एट ऑल एक्सपोर्टिंग एनीथिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो लेड टू व्हाट? द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। वो प्रॉब्लम अराइज हो गई। कोई बात नहीं, हमने कहा फिर भी 4.5% टारगेट था, हमने सिर्फ
4 तो करा, फिर हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान पे जो कि स्टार्ट हो गया 1961 से 66। अब यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी अराइज ज्यादा हो गई। हमने अपनी तरफ से समझदारी करी कि पहले प्लान में सिर्फ एग्रीकल्चर, दूसरे प्लान में सिर्फ इंडस्ट्रीज, अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान में कहते हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों को इंपॉर्टेंस हमें देनी है। मतलब एम्फोसिस वाज लेड ऑन बोथ दी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड दी एग्रीकल्चर सेक्टर। और साथ ही साथ हमने कहा कि ठीक है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो चुकी थी। यहां हमने उनके रोल को असाइन कर दिया। वी हैव असाइन द रोल टू द पब्लिक सेक्टर। कुछ खास एरियाज में हमने उनको ये बोल दिया ठीक है, यू आर द पब्लिक सेक्टर, यू आर द वन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट एंड प्रमोट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो तभी हमारे दोनों सेक्टर्स ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, हमने ये चीज बोली। हमें कैपिटल गुड इंडस्ट्री चाहिए थी, अगेन उसके अंदर क्योंकि वो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, प्रॉफिट लेवल कम होता है, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमने पब्लिक सेक्टर को बोला जस्ट टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और मोर इंपॉर्टेंटली इसके अंदर एक समस्या ये थी कि डर जो था गवर्नमेंट को वो ये था कि मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। ये जो पावर है, जो इंडस्ट्री की पावर है, वो कुछ लोगों के हाथ में जाके ना रुक जाए। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ने ज्यादा काम करना शुरू करा जस्ट टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। नहीं तो इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी, एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान को इक्वालिटी ओरिएंटेड के तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। टारगेट हमने 5.6% रखा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ 2.2% ही हुआ। और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो प्लान था, जो 61 में हमने शुरुआत कर दी, 66 तक लेकर जाना था, ये 2 साल में ही अबैंडन हो गया। मतलब 3 साल तक तो 5 ईयर प्लानिंग हुई नहीं। अब रीजन जो आपको अलग हटके बता रही हूं, 62 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। ये जो प्रॉब्लम हुई ना थर्ड 5 ईयर प्लान में, वहीं से स्टार्ट हो गई। जब वॉर विद चाइना हुआ इन द ईयर 62, हमारा प्लानिंग खत्म। 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ होगी। बैड हार्वेस्ट 65 से 67, क्योंकि एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून, मानसून उस पर खराब है, फरमाइंस बढ़ गई। 65 to 67 में बैड हार्वेस्ट, जिसकी वजह से अगेन हम लोगों को प्रॉब्लम। और जानते हैं कि इसके बाद हमारी सरकार को क्या स्टेप लेना पड़ गया? डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। हम लोगों को अपनी रुपी की वैल्यू को जानबूझ के रिड्यूस करना पड़ गया, सो दैट कि हमें कहीं से कुछ तो मिले, थोड़ा बहुत। हमारी जब वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, लेकिन नहीं हुआ। रैदर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम है, इंपोर्ट्स बढ़ते चले गए। तो यहां पर ये 3 प्रॉब्लम है। और उसके बाद 66, क्योंकि 3 साल चला नहीं 5 ईयर प्लान, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, वॉर्स और बैड हार्वेस्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, ये सारी चीजें लेड टू व्हाट? इसके बाद जो आता है हमारे पास, दैट इज 66 to 69 3 एनुअल प्रोग्राम्स आए, जो अब मैं आपको बता रही हूँ। फेज टू इज द इक्विटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। द पीरियड कवर्ड फॉर द स्ट्रैटेजी इज 1966 to 1990, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 to 1999, 40 ईयर्स हमें कवर करने हैं। और जो पहला हमने फेज 1 पढ़ा था, ठीक है ना, वो जो था टिल थर्ड 5 ईयर प्लान तक था, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। अब जो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। उसके लास्ट के 3 इयर्स 1962 ऑनवर्ड, जो 3 इयर्स थे हमारे, वो पूरी तरह डिप्रेस में गए थे ड्यू टू द वॉर विद चाइना, बैड मानसून, बैड हार्वेस्ट। इन सब के कारण हमें जो दिक्कतें, वॉर विद पाकिस्तान, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो हमारे लास्ट के 3 इयर्स जो थे थर्ड 5 ईयर प्लान के, हमें बीच में ही रोकना पड़ गया था। तो इसीलिए हमने जो शुरुआत करी थी वहां से पिकअप लेने के लिए, दैट वाज द एनुअल प्लान। तो 66 से 69 तक 3 इयर्स के हमने एनुअल प्लान करे, जो हमारा एंड था थर्ड 5 ईयर प्लान का। 4th 5 ईयर प्लान में नहीं जा सकते थे। और जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, दैट इज द एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। तो एनुअल प्लान का जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस था वो था कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा से इंप्रूव करना, स्टैंड करना। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉलिसीज एनुअल प्लान में लेकर आया था, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड सो एज टू ओवरकम दिस एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पर ही शुरुआत हुई थी, जैसे आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़कर आ चुके हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने जो स्टेप्स करे दैट इज हाई हील वैरायटी सीड्स लेकर आए, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज करा। अभी तक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो सबसिस्टेंस के लिए हो रही थी, और अब हम कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा चुके थे। कंट्रोल वाटर सप्लाई था, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज द प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी सो एज टू सिक्योर द फार्मर को सिक्योर करने के लिए एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स पहले ही गवर्नमेंट एक रेम्यूनेटिव प्राइसेस डिक्लेयर कर देती है, तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है फार्मर को कि या तो मार्केट से उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, और अगर नहीं मिला उसको मार्केट से अच्छा प्राइस तो वो गवर्नमेंट को उस सपोर्ट पॉलिसी के तहत सेल आउट करके रेम्यूनेटिव प्राइस अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर इसी प्लान के अंदर ही हमने ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी लेकर आए थे हम, इससे एक जो फायदा हुआ था, जो एक बेस्ट पार्ट था, दैट इज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लिंकेज को टू वे बना दिया गया था। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो रहा था, वन वे जा रहा था, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर बनने वाली चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आ रही थी, जिससे कि एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया था, वो बढ़ नहीं रहा था। तो उसी चीज के लिए अब यहां से न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के तहत जब हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ाया, न्यू पॉलिसीज लेकर आए, तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी पेस्टिसाइड्स बनने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनने लगे। अब वो चीज वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी और वहां पर यूज होगी। तो इसका मतलब अब टू वे कनेक्शन हमें मिला, जिसकी वजह से हमें काफी इंप्रूवमेंट और ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली आफ्टर दिस पीरियड। फिर उसके बाद आता है दैट इज 4th 5-year प्लान 1969 टू 1974। अब यहां पर मेन जो हमने ऑब्जेक्टिव था दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एज आई हैव हाईलाइटेड हियर, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो हमें ग्रोथ भी चाहिए था, लेकिन यहां से हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट करी, बट पॉइंट इज हम स्टेबल नहीं थे, कभी ऊपर जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, कभी नीचे आ रहा था, तो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही थी। अब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो उसके लिए हमने जो टारगेट करा था अपना नेशनल इनकम पर एनम ग्रोथ इन नेशनल इनकम को टारगेट करा था, दैट वाज 5.7%, बट अगेन ड्यू टू द पुअर मॉनसून और शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स जो हमने यहां से स्टार्टअप करा था वो उतना हम नहीं ग्रो कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से काफी हमें सेटबैक मिला। वी हैव जस्ट अचीव 3.4% पर एनम ग्रोथ इन द नेशनल इनकम। फेल हो गया था हमारा 4th 5-year प्लान। फिर दोबारा हमने स्टार्टअप करा था 74 ऑनवर्ड्स, दैट इज द 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान को हमने स्टार्टअप करा था, तो प्लान स्ट्रेस्ड 5-year प्लान जो हमारा 1974 टू 79 है, तो यहाँ पर मेन जो प्लान था हमारा, उसके अंदर जो मेन फोकस था दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अब हमें अपनी गरीबी को हटाना था अपने देश में से, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड था दैट इज द राइजिंग रेट ऑफ ग्रोथ इन अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें अपने ही देश में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, इसलिए हमने टारगेट रखा था 4.4%, एंड द बेस्ट पार्ट was कि we achieved actually 4.9% per annum growth in the national income। यहां हमें सक्सेस मिली, तो 5th 5-year प्लान was actually a successful plan। फिर 6th 5-year प्लान की तरफ बढ़े, अगेन वो एक साल बीच में आया था, वो वॉर पीरियड था हमारा। फिर उसके बाद 1980 to 85 में हम आए, दैट इज द 6th 5-year प्लान। नाउ हियर द स्ट्रैटेजी was फूड एंड फ्यूल। हमें एक्चुअली में सेल्फ रिलायंट भी होना था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट गरीबों तक वो सारे बेनिफिट्स पहुंचाने थे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी रिक्वायर्ड अ फ्यूल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अभी तक जो हम एम्फेसिस देते हैं दैट इज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि बेनिफिट्स, हम पॉलिसीज बनाते हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है, उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली पुअर सेक्टर पर ट्रिकल डाउन हो जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, और ये माना जाता है कि हम धीरे धीरे अपने देश की पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन बहुत तेजी से हमें इफेक्ट्स उसके नहीं मिले, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नहीं दिखा इंडियन इकोनॉमी में। इसीलिए 6th 5-year प्लान में वी जस्ट शिफ्टेड आवर फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग सच प्रोग्राम्स विच इज गोइंग टू टारगेट द पुअर डायरेक्टली। हम पुअर को डायरेक्ट टारगेट करने लगे। हमारा एम था 5.2%, और बेस्ट पार्ट था हमने अपना टारगेट अचीव करा। गुड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस हमें मिली, रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर मिला, इन सब के कारण हम अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो इट वॉज अगेन अ सक्सेसफुल पार्ट ऑन आवर
पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो भी हमने स्टेप्स लिए। फिर आया उसके बाद 7 5-year प्लान, दैट इज 1985 to 1990। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट अटैक करा पॉवर्टी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया था उन प्रोग्राम्स को, उन पॉलिसीज को। अब हम पॉवर्टी पे डायरेक्ट अटैक करना था। अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली हमने वो पॉलिसीज, वो प्रोग्राम्स कर रहे जिसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले थे। जो रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो चुके थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर, तो उसको हमें डायरेक्ट अटैक करके हटाना था। तो और टारगेट हमने 5% का रखा था और अचीव हमने 6% करा। तो यहां पर भी हमें काफी हद तक अच्छा फायदा मिला था। 90s तक काफी हद तक हमें फायदे मिले थे, लेकिन इसके बाद 91 जो कि एलपीजी पॉलिसी हमारे पास आ जाती है, वो हमारा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग है। इस इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने 7 5-year प्लान तक स्टडी आउट करा। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअली इस पीरियड में 1950 to 1990s के दौर में हमें जो स्टडी करना दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैंने अभी भी नाम लिया अभी, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो निकल आएंगी अब आपके सामने, उसके अंदर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरियस अदर पॉलिसीज जो हमारे देश में उस पीरियड के दौरान इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ली गई। तो स्टे कनेक्टेड विद अस।